एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की। ठीक है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में क्या है, जब आपके घर में कोई ऐसा बेबी है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि जो नॉर्मल से थोड़ा हटके है। जैसे कि आप मान लो बेबी आपका ब्लाइंड है। ठीक है, अगर ब्लाइंड बेबी है, ठीक है, ब्लाइंड, ठीक है, उसको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड बेबी है, तो वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आएगा। ठीक है, डफ एंड डम है, गूंगा और बहरा बच्चा है, ठीक है, तो वो आपका एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, यानी कि दिमागी रूप से कमज़ोर है बच्चा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हो फिजिकली हैंडीकैप, पोलियो हो गया, या उसके कोई बॉडी में पैरालिसिस है, पैरों से वो चल नहीं सकता, तो फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बच्चे हैं जो क्या थोड़ा अलग डिमांड लेकर के सोसाइटी में आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें अलग तरीके से सारी डिमांड इनकी पूरी करनी होती है। तो जैसा हम नॉर्मल को ट्रीट करते हैं वैसे हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए ही हमारे पास जो अलग अलग तरीके के टर्म्स हैं, हमें वही देखने हैं। अब जो कुछ टर्म्स हमारे रिलेटेड हैं आपके इससे, तो एक आपका है इसमें इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयरमेंट हो गया, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ठीक है, ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो हमें इसमें ध्यान देना है, क्योंकि आपके बीच बीच में कुछ चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन चिल्ड्रन का जो पहला टर्म है वो है इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब आपका जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जब किसी बॉडी के ऑर्गन्स में, ठीक है, किसी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि आपकी आइज़ हैं, आइज़ की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इम्पेयरमेंट कहलाएगा। ठीक है, कोई आई डिजीज़ आपको हो गई है, विटामिन ए की डिफिशियंसी के चलते आई डिजीज़ आपकी हो गई है, तो वो क्या कहलाता है, इम्पेयरमेंट कहलाता है। ठीक है, जब कोई ऑर्गन या सिस्टम की फंक्शन में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कोई बॉडी पार्ट्स है उसमें कोई दिक्कत है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इम्पेयरमेंट कहलाएगी। ठीक है, फिर डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी है अगर आपका, इम्पेयरमेंट को हिंदी में वादिता बोलते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी है आपकी, डिसेबिलिटी क्या है, अगर आपके जो आपके ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उस ऑर्गन के चलते क्या काम आपका इफेक्ट हो रहा है। मतलब आंखों में डिजीज है जिसके चलते आप क्या हो गए हो, ब्लाइंड हो गए हो। ठीक है, तो आंखों में डिजीज होने का क्या है, वो इम्पेयरमेंट में आएगा, उसके चलते जब आप ब्लाइंड हुए हो तो वो डिसेबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के कारण क्या हमारे फाइन रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो डिसेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट के कारण हमारे जो रिजल्ट आ रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप क्या है, जो आपका डिसेबिलिटी के कारण, मतलब आप ब्लाइंड हो गए हो तो आपको आपकी किस एरिया में प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको देखने में प्रॉब्लम है, आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो जब हम डिसेबिलिटी के कारण जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके चलते और भी जब हमें सोशल और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हैंडीकैप कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ अब, तो अब मैं कॉलेज नहीं जा सकती, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, मुझे घर पर रहना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि अरे तू तो अंधी है, कैसे पढ़ेगी। ठीक है, तो जबकि अंधे होने का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, अपनी ब्रेल लिपि आती है, एक ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर भी हैं हमारे देश में। ठीक है, तो ये क्या है, तो पढ़ाई से तो कोई भी मतलब नहीं है, आप अगर ब्लाइंड है फिर भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी और सोशल और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास आ गए कि जो हमारे अंदर कमी नहीं है वो भी हमें फेस करनी पड़ रही है, जबकि हमारी कमी कोई और है। कि हमें क्या है, हमारी कमी क्या है, हम ब्लाइंड है, तो क्या हुआ कि फिर आप फैमिली नहीं बन रही, शादी नहीं हो रही, आपका जो पढ़ाई है वो नहीं आप कर पा रहे हो, करियर अच्छा नहीं बन पा रहे हो। जबकि एक ब्लाइंड ऑफिसर्स हैं हमारे देश में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा किया है, तो वहाँ पे हैंडीकैप नहीं होगा। ठीक है, जब वो ब्लाइंड होने के बाद सिर्फ वो ब्लाइंड है, बाकी सारे डेवलपमेंटल एरियाज और लाइफ में जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सोशल और इन्वायरमेंटल, सब वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हैंडीकैप नहीं होगा, वहाँ सिर्फ डिसेबिलिटी होगी। लेकिन अगर ब्लाइंड के साथ साथ आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आप घर के अंदर ही बैठ दूसरे पे डिपेंड हो, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि आप ब्लाइंड थे। ठीक है, तो इसके चलते आप क्या कहलाओगे, तब आप हैंडीकैप कहलाओगे। ठीक है, तो हैंडीकैप क्या है, हैंडीकैप आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेज है, जो नहीं है उसका रीज़न वो भी जब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पढ़ाई करना, आपका ब्लाइंड का कोई भी रीज़न नहीं है कि ब्लाइंड पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंड पढ़ सकते हैं, उनकी अलग लिपि होती है, और मैंने आपको बताया ही कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो भी ब्लाइंड है। लेकिन जब एक इंसान को ये कह के नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप ब्लाइंड हो भाई, आप हमारे स्कूल में मत आओ, या फिर आप ब्लाइंड हो, आप कॉलेज कौन जाएगा रोज़ छोड़ने के लिए, वो पढ़ाई भी ना कर पाए, तो इससे आपके जो जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है,
उसको हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये बच्चा हैंडीकैप है। ठीक है, हैंडीकैप जो है वो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज है, नहीं तो मेन जो आपका बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल आपका क्या है, सिर्फ डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो ये हैंडीकैप है हम इसको रोक सकते हैं कि कोई भले ही ब्लाइंड है पर उसे इस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि वो अपनी लाइफ में बहुत बेहतर आगे कर सके। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का। इंसान अगर इम्पेयरमेंट और डिसेबल है तो उसे हैंडीकैप होने से रोकना। ठीक है, इसीलिए हम ये वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत तरह के हैंडीकैप या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन चाइल्ड है, यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड में अनेकों आते हैं बच्चे। जैसे कि आपका क्या हो गया, पहला आपका ब्लाइंड हो गया है। ठीक है, जो विजुअल हैंडीकैप है। ठीक है, विजुअल। ठीक है, दूसरा फिर आपके ब्लाइंड के बाद हो गए हमारे डेफ एंड डम। डफ एंड डम जो गूंगे और बहरे बच्चे हैं। ठीक है, स्पीच इम्पेयरमेंट वाले। ठीक है, जो बोल नहीं सकते। और इसके अलावा हमारे पास हैं हैंडीकैप बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप हैं। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग में कोई दिक्कत है, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और दूसरा है लर्निंग, फिर है लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग डिसेबल बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमने प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया है। जनरली देखा जाए तो जितने हमारे डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं उन डेवलपमेंटल एरियाज के हिसाब से ही हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, आपकी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का पहला टाइप है। ठीक है, तो पहला आपका है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, देखो एक तो है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में क्या है, आपके मेंटल में ही कोई प्रॉब्लम है, आपके दिमाग का आईक्यू ही कम है जिसके चलते आप चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, आईक्यू लेस है। लेकिन मेंटल लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, आईक्यू आपका पूरा प्रॉपर है, आपके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, ना तो कभी चोट लगी है ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बच्चा चीज़ों को सीख नहीं पाता है। ठीक है, जैसे आपने तारे ज़मीन पे जो मूवी देखी होगी उसमें जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। ठीक है, वो सब कुछ सीखता, दिमाग उसका बहुत बढ़िया था, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता था, सारी शैतानियों में दिमाग उसका खूब चलता था, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात होती थी यानी कि बी और डी में वो कन्फ्यूज़ हो जाता था। ठीक है, ए और ई में कन्फ्यूज़ हो जाता था, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता था, उसे चीज़ें याद नहीं रहती थी, चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो वो सब क्या था, वो लर्निंग डिसेबिलिटी थी। ठीक है, दिमाग ठीक था, पूरा आईक्यू उसका अच्छा था, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो एडिक्वेट होती है, मतलब बिल्कुल सही है आपकी मेंटल एबिलिटी। सेंसरी प्रोसेस और इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, सेंसरी प्रोसेस आपकी बढ़िया होगी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपकी सही होगी, सब ठीक है। डिफिसिट इन परसेप्चुअल एक्सप्रेसिव प्रोसेस, बस चीज़ों को समझने में यहाँ डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, चीज़ों को समझने में यहाँ दिक्कत आती है कि कैसे हम चीज़ों को समझें। ठीक है, तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है बस चीज़ों को परसीव करने में, अपने दिमाग में रखने में चीज़ों को समझ में आती है। ठीक है, जैसे उसे क्या होता था, ब्लैक बोर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स है वो नाचते हुए दिखाई देते थे, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, उसे ब्लैक बोर्ड के अल्फ़ाबेट्स को वो समझ नहीं पाता था, तारे ज़मीन पे जब वो क्लास में बैठता था उसे समझ में नहीं आता ए है ई है, फिर उसे ये समझ में नहीं आता था कि मैं पिट क्यों रहा हूँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो गलत लिख रहा है, तो ये क्या है, फिर उसे ये भी समझ में नहीं आता था कि वो डांट क्यों खा रहा है, तो सब बहुत कन्फ्यूज़ था। ठीक है, तो इसमें यही होता है, बच्चों को ही नहीं समझ आता, उसे तो वो ई दिखाई दे रहा है जो हम ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, दिमाग में ही ये प्रॉब्लम है, तो वो कुछ चाह करके भी वो चीज़ों को नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है कि होती क्यों है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जो रिसर्चर ने खोजबीन के थोड़े बहुत अपना दिमाग लगा के जो हो सकती हैं प्रॉब्लम्स निकाली हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि आखिर होती क्यों है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है कि आपके जीन्स में ही लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो आपके अंदर भी आ गई है। ऑर्गेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली कोई रीज़न हो सकता है या इन्वायरमेंट का कोई फैक्टर हो सकता है, ऐसा ये मानते हैं। जैसे कि बचपन में ही आपको ये टीचर आपने देखा होगा कितना गलत पढ़ाता है प्राइमरी स्कूल में, तो वो ई की जगह वो आपको ये इसको ई ही बता दें, तो आपके दिमाग में इसकी इमेज क्या बन जाएगी, ई ही की बन जाएगी, तो आप हर जगह जहाँ भी ई लिखना है आप ए लिख दोगे वहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके रीज़न हो सकते हैं। फिर आप चाह के भी, जब वो बचपन में ही जब आपका दिमाग तेज़ था उसी समय वो आपके दिमाग में बैठ चुकी है, तो आप उसे हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स और कॉजेज हो सकते हैं जिसके चलते क्या है, हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मिनिमल ब्रेन डाइस फंक्शनिंग। ठीक है, मिनिमल ब्रेन डाइस फंक्शनिंग का मतलब क्या है, आपके ब्रेन की जो सेल्स हैं, ठीक है, जो नर्व्स हैं,
ठीक है। तो मिनिमल ब्रेन फंक्शनिंग में क्या है कि कुछ ब्रेन में ही ऐसी दिक्कत है जिसके चलते हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स होती है जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है, उनके सिग्नल में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, उन वो जो आपस में सिग्नल एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत आ रही हो, तो लेकिन हमें पता नहीं है इसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, सेरेब्रल हेमरेजेस हो सकता है कि आपके ब्रेन में कोई हेमरेज हो गया हो। ठीक है, मिनिमल ब्रेन डाइस फंक्शनिंग में के चलते आपको क्या हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेरेब्रल डिजीज ड्यू टू द फीवर, सेरेब्रल का मतलब होता है दिमाग में कोई डिजीज हो जाए आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो सेरेब्रल क्या है, आपके ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो फीवर के चलते कोई प्रॉब्लम आ जाए सेरेब्रल में, ठीक है, हेड इंजरी हो जाए और प्रीमेच्योर ब्रेन हो जाए, तो उसके चलते वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका, अगर हम देखें तो लर्निंग डिसेबिलिटी में कितने तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आते भी हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम है इसमें डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, आपका जो रीडिंग और स्पेलिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है, आप चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हो डिसलेक्सिया में। ठीक है, चीज़ों को पढ़ने में और स्पेलिंग को समझने में आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या हो गया, पढ़ने वाली प्रॉब्लम। ठीक है, रीडिंग प्रॉब्लम। डिसकैलकुलाई हो गई, आपको मैथमेटिक्स समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डिसकैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, तो फिर डिसलेक्सिया क्या हो गया, आपका रीडिंग और आपका स्पेलिंग डिफिकल्टी है। डिसकैलकुलाई क्या है आपका, डिसकैलकुलाई है आपका मैथमेटिक में प्रॉब्लम। ठीक है, मैथमेटिक मतलब मैथ्स में प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है मैथ की कैलकुलेशन में जब प्रॉब्लम आएगी तो वो डिसकैलकुलाई होगा। ठीक है, कैलकुलाई मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलाई को याद रख लेना, कैलकुलेशन। डिस का मतलब तो होता ही गड़बड़ है। ठीक है, डिसफंक्शन, किसी चीज़ में गड़बड़ी आ जाना, तो उसको हम डिस बोलते हैं। और कैलकुलाई मतलब आपकी मैथमेटिक्स की एबिलिटी में गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये फिर डिसग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ठीक है, ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक, ग्राफिक क्या है, किसी तरीके से लिखे हुए वर्ड्स को हम ग्राफिक्स बोल सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, इसमें राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पेलिंग, ठीक है, लिखने में और स्पेलिंग्स को समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया में क्या है, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मोटर स्किल्स। ठीक है, माइंड एंड मोटर स्किल्स है, यानी कि आपके ब्रेन में और जो आपके मोटर स्किल्स हैं इन दोनों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है डिस्प्रेक्सिया में। ठीक है, मान लो बेबी यहाँ खड़ा है, कोई उसे बॉल यहाँ फेंक रहा है। ठीक है, अब उसे समझ ही नहीं आएगा बॉल यहाँ से आ रही है, वो इधर की तरफ से पकड़ने चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का और कोऑर्डिनेशन, मोटर डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है। ठीक है, फिर है डिसफेजिया और अफेजिया। ठीक है, डिसफेजिया और अफेजिया में क्या है कि आपको क्या है, लैंग्वेज को समझने में डिफ़िकल्टी आती है। किसको समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, लैंग्वेज को समझने में डिफ़िकल्टी आएगी डिसफेजिया और अफेजिया में। ठीक है, फिर है ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी। ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी में क्या है, ये आपका सेंसरी डिसेबिलिटी है, मतलब सुनने में और देखने में, क्या आप सुन रहे हो और क्या आप देख रहे हो उसको परसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपने जो देखा है और जो सुना है उसको सही से आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में आप उसको सही चीज़ नहीं बता पा रहे हो कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी हो गया। तो हम आगे देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी में इतने तरह के हैं, ये एग्जाम में आते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलाई, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया और डिसफेजिया। ठीक है, डिसलेक्सिया में आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलाई में कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, डिसग्राफिया में लिखने में दिक्कत होगी, डिसप्रेक्सिया में आपका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा, आपकी ब्रेन का, सेंसरी का यानी कि आँखों का और आपके हाथ पैरों का कोऑर्डिनेशन दिक्कत होगी, और डिसफेजिया या अफेजिया में आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये हमारे इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये मेन। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जो आप दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड हो गए। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या आएंगे, एक तो ब्लाइंड आ गए, और जो जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है, लो विज़न वाले। ठीक है, लो विज़न वाले मतलब कम दिखाई देता है, तो उन्हें तो हम चश्मा वगैरह, स्पेक्स वगैरह लगा करके उन्हें दिखा सकते हैं। तो एक तो लो विज़न हो गया आपका, ठीक है, ब्लाइंड में। ठीक है, दूसरा आपका है और ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, दो हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट में आते हैं। अब इसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक तो विजुअल एक्यूरेसी और एक फील्ड ऑफ विजन। विजुअल एक्यूरेसी और फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, विजुअल एक्यूरेसी में क्या है कि कितना आपको साफ दिखाई देता है सामने तक का। ठीक है, कितना साफ दिखाई देता है। और विजुअल फील्ड ऑफ विजन में क्या है, आप मानो यहाँ देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर यहाँ देख रहे हो, आपके आईज के सेंटर ये है, पर उसके अलावा भी आपको कहाँ तक साइड का दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये फील्ड ऑफ विजन है। मतलब आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपने अपनी आंखों से सीधे देखा, ठीक है, उसके बाद भी आपको साइड का कितना दिखाई देता है। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ विजन है। ठीक है, तो ये क्या है आपका
विजुअल एक्यूरेटी और फील्ड ऑफ विजन, दो चीज़ें हम इसमें देखते हैं ब्लाइंडनेस में, ठीक है। अब किसके द्वारा हम चेक करते हैं विजुअल एक्यूरेटी को? आपने देखा होगा स्नेलन चार्ट रखे रहते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आंखों के डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे स्नेलन चार्ट रखे रहते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट्स जो होते हैं, फिर आपको उन चार्ट्स के आगे बैठा दिया जाता है, आपसे बोला जाता है पढ़ो, ठीक है। तो आप उस चार्ट में ABCD लिखा हुआ होता है, आप उसको पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है कि इसकी आंखें कितनी कमज़ोर हैं, ठीक है। अरे भाई सुयोग, मतलब मेरे सौभाग्य से पीछे कन्या खड़ी थी तो मैंने बातों बातों में शादी की बात छेड़ दी। हाँ तो फिर क्या भाई, अभी मैरिज ब्यूरो में चेक देने जा रहा हूँ तो समझ लो ना क्या हुआ होगा। गोपाल चलिए हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन हमें बधाई देनी चाहिए पोपट लाल को, दो बढ़िया काम कर रहा है भाई। दो अच्छे काम कौन से मेहता साहब? पहला अच्छा काम तो इन दिनों जो मंदी चल रही है, उस मंदी के दौर में पोपट लाल मैरिज ब्यूरो में पैसे देने जा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था को योगदान दे रहे हैं अपना। और दूसरा अच्छा काम, चेक से पेमेंट करते हैं, कितना बढ़िया है, सब कुछ कैशलेस है। देखो ये है स्नेल चार्ट, ठीक है, ये सारे आपके स्नेल चार्ट है। इससे आपको ABCD पढ़, थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा के आपसे बोला जाता है इसको पढ़ो, ठीक है। तो ये आपके स्नेल चार्ट है, ठीक है। अगर आप ये वाला पढ़ पा रहे हो सबसे ऊपर वाला, तो आपकी कितनी वीक है आंखें? 20/200 तक वीक है आपकी, ठीक है। ये 20/20 का है, मतलब इसको हर कोई पढ़ रहा है, इसकी आंखें ठीक है, जिसकी वो इसको पढ़ सकता है, ठीक है। जिसकी थोड़ी वीक है वो उसको पढ़ेगा, ये वाला नीचे वाला उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्नेल चार्ट के एग्जाम्पल ये देखे होंगे जब भी आप आंखें टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टर ये कराता है आपसे, ठीक है। फिर इसमें क्या है आपका, तो ये इसमें आप देखोगे तो 20/60 जो रेंज है, स्टैंडर्ड क्या है? 20/60 है अगर आप फीट में देख रहे हो तो, ठीक है। 20/20 है आपका फीट में, और फीट में, और 6/6 है फीट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसके विजुअल एक्यूरेटी है ये, विजुअल एक्यूरेटी, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो है वो 20 फीट से उस अल्फ़ाबेट्स को जो अभी मैंने दिखाए थे वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो आप भी उसे पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? 20/20, ठीक है। अगर आपकी कोई नॉर्मल इंसान जो 20 फीट से पढ़ सकता है, आप उसे 200 फीट से भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप किस में आओगे? ब्लाइंड में आओगे, ठीक है। ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है आपकी? 20/20 फीट में, और 6/6 है मीटर में, ठीक है। तो ये याद करनी है आपने। 20/20 का मतलब ये है एक नॉर्मल इंसान 20 फीट से इसको पढ़ सकता है, इस अल्फ़ाबेट्स को, तो आप भी 20 फीट से उसे पढ़ पा रहे हो, तो आपकी क्या है? विजुअल एक्यूरेटी है, आपकी आंखें ठीक है, ठीक है। और मीटर में देखेंगे तो 6/6 है, ठीक है, नॉर्मल केस में है ये, ठीक है। फिर अगर आपके उसमें आप देखो कि आपकी आ रही है 20/200, इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति 20 फीट से पढ़ सकता है, एक नॉर्मल इंसान जो इस अल्फ़ाबेट्स को 20 फीट से पढ़ सकता हो, आप 200 फीट से भी नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आप ब्लाइंडनेस में आओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लाइंडनेस है, विजुअल एक्यूरेटी है 20/200 की, ठीक है। ब्लाइंडनेस क्या है आपका? लीगल है, ठीक है। ब्लाइंडनेस क्या है आपका? लीगल। आप किसको कहोगे ब्लाइंड? जिसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी? 20/200 आएगी, ठीक, उसी को हम ब्लाइंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लाइंड का, ठीक है। तो अब है विजुअल, अब क्या है? फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन का मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सामने बिल्कुल मेरी आंखों से सेंटर देख रही हूँ, ठीक है। फिर भी यहाँ साइड का मुझे दिखता रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं कितना साइड का देख सकती हूँ उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। कितने एंगल तक मैं देख सकती हूँ। सेंटर पॉइंट पर फोकस करते हुए सराउंडिंग में कितने एरिया तक आपको दिखाई देता है? आपकी 2 आइज़ हैं, 2 आइज़ से आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद भी इससे भी आपको इतना दिखेगा और इससे भी आपको इतना दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन, कितने एंगल का आपका बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? अगर आपका फील्ड ऑफ विजन 20 डिग्री से कम है, मतलब आपको यहाँ से साइड से 20 डिग्री तक से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, इससे भी कम दिखाई दे रहा है, तो आप किस में आओगे? ब्लाइंडनेस में आओगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो ये 20 डिग्री से भी हमें लगभग 90 डिग्री तक का दिख जाता है, ठीक है। अगर आप देखो तो अभी आप खुद भी देखो तो आप सेंटर में देख रहे हो तो आपको 90 डिग्री यहाँ तक का दिखाई दे रहा है सब, ठीक है। बस सर से के पीछे का नहीं दिखाई देता। तो ये क्या है? ये 90 डिग्री का इधर से इस आँख से, और 90 डिग्री का इस आँख से आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन ये कह रहा है अगर आपको 20 डिग्री से भी कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, 20 डिग्री से मतलब इतने 90 तो इतना हो गया, आपको इतना भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, 20 डिग्री भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहलाओगे? ब्लाइंड के अंदर आओगे। तो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या है? 20/200, ठीक है, या फिर लेस देन 20 डिग्री,
ठीक है, 20 डिग्री से भी कम आपको दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। लो विज़न में कौन कौन आएगा? लो विज़न में आएगा 6/18, ठीक है, और 20/60, ये हमारे किस में आएंगे? लो विज़न में आएंगे, ठीक है। इसके लो विज़न मतलब जिन्हें थोड़ा दूर का कम दिखाई देता है, ठीक है, दूर का या पास का कम दिखाई देता है, उन्हें दिखाई तो दे रहा है लेकिन उनको चश्मा लगाना पड़ेगा या उनकी आंखें कमज़ोर हैं, ठीक है। तो लो विज़न में है आपका 6/18 फीट में अगर हम देखें, या 20/60, ठीक है, और 6/60 या फिर 20/200, ये हमारा लो विज़न के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये तो ब्लाइंड का ही हो गया नीचे वाला तो, ठीक है। तो लो विज़न के उसमें ये आएंगे हमारे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फील्ड है 10 to 40 डिग्री तक, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपको 40 डिग्री तक दिखाई दे रहा है तो आप किस में आओगे? लो विज़न में आओगे, ठीक है। फिर है ये आपका, तो इसमें जो हमने देखा ये आपका है विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस के बारे में हमने देखा। एक तो इसमें मेन इसकी रेंज है जो एग्जाम में आती है, स्नेलन चार्ट एग्जाम में आता है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं? डिग्री ऑफ लो विज़न, और आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जाम में आता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हैं तो इसमें बहुत कम लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब आपको सुनाई नहीं देता, ठीक है, बहरे हो आप, तो वो किस में आएगा? हेयरिंग इम्पेयरमेंट आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप गूंगे भी हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चे को सुनाई नहीं देता, हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उसकी स्पीच ठीक होती है, वो बोल सकता है और बस सुन नहीं सकता। अब अगर सुनता ही नहीं है तो वो शब्द सीख ही नहीं पाता, है ना। तो अगर हम उसे शुरू में ही ट्रीट कर दें, उसे कोई और मेथड सिखाएं तो शायद वो सुनेगा नहीं तो वो बोल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हेयरिंग इम्पेयरमेंट और जो हमारा स्पीच इम्पेयरमेंट है दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ठीक है, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट आपको सुनाई नहीं देता तो उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो इंटेंसिटी देखेंगे, एक पिच ऑफ फ्रिक्वेंसी देखेंगे जो हजार्ड में देखते हैं हम, ठीक है। इंटेंसिटी हम किस में देखेंगे? इंटेंसिटी देखेंगे डीबी में, ठीक है। तो अगर आपको इस समय मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप क्या हो? आपकी जो नॉर्मल है इस समय मॉडरेट में हो आप, ठीक नहीं, इस समय हो आप इसमें, ठीक है, इसमें आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, इसमें हो गया आप, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका, अगर आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट कब है? जब आपको 60 डेसिबल से नीचे भी 60 डेसिबल से नीचे का नहीं सुनाई देता, उससे ऊंचा साउंड नहीं सुनाई देता, ठीक है। जैसे हॉर्न है, ठीक है, हॉर्न का साउंड क्या है? वो आपका लगभग 90 डेसिबल के आसपास का होता है। तो जब वो भी आपको नहीं सुनाई दे रहा तो इसका मतलब क्या है? आप बहरे हो, ठीक है, आपको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो हल्की आवाज़ जब आपको सुनाई देती है तो वो क्या कहला, आपकी जो साउंड है वो आपके दिमाग में, तो इसका मतलब क्या? आपका वो नॉर्मल चल रहा है, यानी कि 60 डेसिबल तक अगर आप सुन ले रहे हो, 60 डेसिबल हमारा नॉर्मल बात करने का साउंड है के आसपास का होता है, ठीक है। तो अगर 60 डेसिबल आप सुन ले रहे हो तो इसका मतलब आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं हो। लेकिन जब 60 डेसिबल से ऊपर का साउंड भी आप नहीं सुन पा रहे हो तो आप किसमें आओगे? हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आओगे, ठीक है। हॉर्न भी नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। 0 to 25 डेसिबल नॉर्मल केस में सुन लेते हैं हम, इतने डेसिबल तक का हम नॉर्मल केस में सुन लेते हैं, ठीक है। अब 60 to 25 डेसिबल हम कब में क्या आता है? नॉर्मल जो साउंड है हमारे ये रहते हैं, ठीक है। 16 to 25 डेसिबल हमारे क्या आते हैं? मिनिमल हेयरिंग लॉस और सॉफ्ट स्पीच हेयरिंग डिफ़िकल्टी आता है। मतलब जो मिनिमल थोड़ा ऊंचा सुनने वाले लोग जो होते हैं वो 16 to 25 डेसिबल में आएंगे, ठीक है। जिन्हें माइल्ड उसमें दिक्कत होती है, यानी कि थोड़ा हल्का सुनते हैं, थोड़ा हम अगर आप इनके सामने थोड़ा ऊंचा बोलो तो ये सुन भी लेंगे, ठीक है। तो ये 20 to 40 मतलब ऊँची आवाज़, जैसे हॉर्न की आवाज़ हो गई और ये वाली आवाज़ें सुन लेंगे, ठीक है। तो ये 20 to 40 डेसिबल में आएंगे। मॉडरेट वाले जो हैं वो 41 to 55 डेसिबल में मॉडरेट वाले आएंगे, मतलब कि इनको इनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। माइल्ड में थोड़ा हाँ ऊंचे में सुन लेगा, फिर थोड़ा सा मॉडरेट वाला उससे भी ऊंचा सुनेगा, यानी कि 41 से 55 डेसिबल तक का साउंड ही ये सुन पाएगा, ठीक है। मतलब आपको कम से कम 41 से ऊपर का डेसिबल बोलना पड़ेगा तभी सुनेगा। मॉडरेट टू सीवियर वाले के सामने आपको 56 से भी ऊपर डेसिबल से ऊपर आपको आवाज़ देनी होगी, तब आप वो सुनेगा, ठीक है। सीवियर और प्रोफाउंड आपके कितने आएंगे? मतलब कि जो बहुत ही ऊंचा हॉर्न वगैरह की आवाज़ ही सुन पा रहा है वो आपका किस में आएगा? सीवियर एंड प्रोफाउंड में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी रेंजेस हैं इंटेंसिटी की, ठीक है। तो इंटेंसिटी में क्या है? हेयरिंग इम्पेयरमेंट हम कब बोलेंगे? जब आप 60 डेसिबल से भी ऊपर का नहीं सुन पा रहे हो आवाज़, ठीक है, हॉर्न भी नहीं सुन पा रहे हो, तो हम बोलेंगे आप बहरे हो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है आपका इसमें, अब इसमें आपको रेंजेस याद करनी है। एक तो 60 डेसिबल से ऊपर आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आएगा। नॉर्मल की इन्होंने दी है 0 to 25 डेसिबल। उसके बाद जो आपका हल्की फुल्का, जो कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा हल्की आवाज़ फुसर फुसर नहीं सुन पाते हैं, हल्की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती, तो वो 16 to 25 डेसिबल में आएगा। माइल्ड है जो और भी ऊँचा सुनते हैं, ठीक है, जिनके साथ बात करते समय आपको चीखना पड़ेगा, तो वो 26 to 40 डेसिबल में आएंगे, ठीक है। और मॉडरेट जो है वो उससे भी ऊँचे साउंड सुनेंगे, ठीक है, जैसे कि भोपू सुन लेंगे, साउंड वाला साउंड सुन लेंगे, ठीक है, तो 41 to 50 डेसिबल हो गया। मॉडरेट टू सीवियर जो है उन्हें तो बस हॉर्न और वो जो स्पीकर्स होते हैं बस वही सुनाई देंगे, जो कावड़ के स्पीकर चलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो 56 to 70 डेसिबल में आएगा। और 71 to 90 डेसिबल में आपका सीवियर आएगा। और 90 डेसिबल से ज़्यादा आपका प्रोफाउंड में आओगे, ठीक है। तो आप प्रोफाउंड केस में कब आओगे, जब आप 90 डेसिबल तक का भी साउंड नहीं सुन पा रहे हो। और नॉर्मली हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट किसको बोलेंगे, जो हमारा 60 डेसिबल से भी ज़्यादा ऊपर का साउंड नहीं सुन पा रहा है, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़। अब इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ की टाइप्स होते हैं, तो एक तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या होता है, जो आपका आउटर ईयर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, साउंड कलेक्टिव लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, आउटर जो आपका आउटर ईयर होता है, जिसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, ये साउंड को कलेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। कंडक्टिव हेयर लॉस में क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आपका कान का जो बाहरी हिस्सा है, जो इसका मेन काम क्या है, साउंड को कलेक्ट करके आपको साउंड को अंदर भेजना, तो ये वो नहीं कर पाता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या है, इनर ईयर इज डैमेज परमानेंटली हेयरिंग लॉस, ठीक है। जो आपका कान है, जो आपका ईयर है, उसके अंदर का जो इनर पार्ट है वो पूरी तरीके से डैमेज होता है, तो जिसके चलते परमानेंट हेयरिंग लॉस आपको देखने को मिलता है। ये है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में क्या होता है, दोनों प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस दोनों यहाँ पे देखने को मिलती है। बाहर के ईयर में भी प्रॉब्लम है और अंदर के ईयर में भी प्रॉब्लम है, तो इनके चलते बच्चों में बहरापन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या आएगा, हमारा जो भी हमने IQ और मेंटल डेवलपमेंट वाला पढ़ा था, कॉग्निटिव वाला, उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या है, इम्पेयरमेंट जो है हमारा, इसमें आपका जो मेन इन जनरल कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ठीक है, किसमें होता है, आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट होता है। आपका ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं कर पाता, वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। सोशल स्किल्स और एडेप्टिव बिहेवियर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोशल स्किल्स और एडेप्टिव बिहेवियर आपको में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब आप चीज़ों को नहीं सीख पाते हो, ठीक है, बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, तो इन सब चीज़ों में देखने को प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है। अब हमारा क्या है, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, जिसमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, आपका जो एक एक्स आपके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो क्रोमोसोम्स कोई क्रोमोसोम्स उसका टूटा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें पॉइजनिंग ऑफ अनबॉर्न बेबी है, तब उसको कोई पॉइजनस चीज़ उसके ब्रेन तक चली गई है, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया है। प्री मेच्योर बर्थ है, जन्म पहले हो गया है। डेथ बर्थ डिजीज, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह, इस तरीके की प्रॉब्लम उनके जन्म से पहले ही बच्चे में हो गई है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कॉजेज हैं, इसके चलते दिमागी रूप से बच्चा, मानसिक रूप से कम बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक है। इसमें है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोसिस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोसिस के अंदर क्या आएंगे आपके, अब इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोसिस को करने के लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें अगर हमें देखना है कि किसी बच्चे में कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे, तो उसका IQ देखेंगे, कॉग्निटिव में ये देखेंगे सोसाइटी के साथ कैसा है, और वो एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब अपने दिन के सारे कार्यकलाप जो होते हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ होती हैं, वो कैसे किस तरीके से करता है, अपनी पर्सनल केयर कैसे करता है, लोगों के साथ कैसे मिलता है, कॉन्सेप्चुअल है, कैसे चीज़ों को समझता है वो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम उसमें मेन देखेंगे, एक तो कॉग्निटिव देखेंगे, सोशल देखेंगे और एडेप्टिव बिहेवियर देखेंगे, ठीक है, कि चीज़ों को सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, खुद फ्रेश हो जाता है, वॉशरूम जाता है, ठीक है, अपने खुद नहा लेता है, खुद कपड़े पहन लेता है, तो किस लेवल का है वो है। जैसे कि मैंने जब आपको IQ वाला पढ़ाया था, तब मैंने आपको दिखाया था तब मैंने आपको बताया था 6 आवर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन जो हम मानते हैं, वो उनको मानते हैं जो आपके बच्चे घर पे तो बहुत बढ़िया है, मतलब उनकी जो सारे काम, उनके जो एडेप्टिव वाला है वो तो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे वो ऐसा बेवकूफ़ जैसे हो जाते हैं, ठीक है। स्कूल में नहीं कर पाते वो काम, या घर पढ़ाई के टाइम पे वो अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन बाकी सब वो चतुर बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 6 आवर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें ये हम पढ़ भी चुके हैं, जो एवरेज आपकी है वो 100 के आसपास होती है,
अगर किसी का एवरेज आईक्यू है तो हम क्या रेंज में रखेंगे, 185 से 115 तक आपका नॉर्मल में आ गया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपका 70 to 75 में आ गया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल मतलब 70 से नीचे क्या आएंगे, आपके मेंटली रिटार्डेड बच्चे आएंगे, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड हम पढ़ भी चुके हैं एक बार, ठीक है। और ये एग्जैक्ट नहीं है, हर किसी ने अपनी थोड़ी अलग अलग दिए हैं। माइल्ड में है आपका 50 to 69, इसके अंदर आपका एक माइल्ड रेंज आएगी, मॉडरेट आएगी, सीवियर आएगी, प्रोफाउंड आएगी। माइल्ड का मतलब ये है कि बच्चों को अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर पाता लेकिन बाकी लगभग सारे काम वो कर ही लेता है, ठीक है। तो माइल्ड में क्या है आपका 50 to 69। आप देखो आपकी क्लास में जो सबसे लास्ट के जो बच्चे होते हैं, ठप बच्चे जो हर साल फेल ही होते रहते हैं, तो वो सब माइल्ड का केस है, ठीक है। बाकी सब ठीक रहता है, खूब गप्पे मारते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, वो तो सब जनरली माइल्ड के केस हैं वो, ठीक है। मॉडरेट है आपका 35 to 49, ठीक है। इसके बाद और भी जो मॉडरेट है, मॉडरेट केस जो आएगा उनको हम पढ़ा तो नहीं सकते हैं, उन्हें डे टू डे लाइफ बस उनको छोटे मोटे अपने कामों के लिए ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीवियर और प्रोफाउंड आएंगे, ठीक है। सीवियर और प्रोफाउंड इसके नीचे की रेंज है, 20 to 35 आईक्यू है, और 20 से भी अगर कम आईक्यू है तो वो किस में आएगा, प्रोफाउंड में आएगा। तो इन दोनों को तो हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, ये वाले को तो बिल्कुल आप कुछ नहीं सिखा सकते, बिल्कुल जो पागल बच्चे होते हैं ना बिल्कुल एक जगह बैठे रहते हैं, ये वो वाले बच्चे हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बताया था, लुईस टर्मन ने दिया है, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये हमने इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी में आपका है, आपके अगर मान लो किसी बॉडी के किसी ऑर्गन में किसी के फिजिकली पैरालिसिस हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, सेरेब्रल पैल्सी में आपका अनस्टेडी वॉक, मतलब सही से आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। खड़े होने में आपको दिक्कत है, वॉक करने में दिक्कत है, स्पीच बोलने में दिक्कत है, मतलब चेहरे में इस तरीके से आपके जो चेहरे की मसल्स है ना वो शब्द नहीं बोल पा रहे। जैसे आपने देखा होगा जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं उनके जो चेहरे का एक पोर्शन होता है वो भी पैरालाइज्ड हो जाता है, इससे वो बात नहीं कर पाते, ठीक है। स्वेलिंग है बॉडी में, ठीक है। पुअर पोस्चर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी, सेरेब्रल पैल्सी में आएंगी, ठीक है। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड मसल्स। और सेरेब्रल पैल्सी में मेन होता है क्या है, आपका जो ब्रेन और जो मसल्स है उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू इमेच्योर ब्रेन। और किसके कारण होता है ये, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो इमेच्योर होता है, ठीक है, वो सही से मेच्योर नहीं हो पाता ब्रेन, इसलिए ब्रेन में जो आपके मेच्योर होने के कभी कभी पैरालिसिस का अटैक्स भी होता है जिसके चलते भी हो जाता है। इफेक्ट मूवमेंट एंड मसल टोन और एंड पोस्चर। और इससे क्या होता है, आपका जो मूवमेंट है, जो मसल्स हैं, जो पोस्चर है आपका, वो सब इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका प्लास्टिसिटी है, एथटोसिस है और आपका अटॉक्सिया है, ठीक है। ये आपके इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसमें स्पास्टिसिटी में क्या आएगा, आपका स्पास्टिसिटी में आएगा आपके स्टिफ मसल्स, हाई मसल टेंशंस, बॉडी पार्ट्स आर रिजिड और ऑकवर्ड मूवमेंट। आपके क्या है, जैसे कि आपकी जो आपके मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है। जब वो स्टिफ हो जाएंगे मसल्स आपकी, ये आपका नी है, जब ये इस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट होता है, यहाँ पे आपके नी में एक फोल्ड होता है तभी तो आप आसानी से चल पाते हो। अब अगर ये बिल्कुल स्टिफ हो जाए तो आप कैसे चल पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मसल जो है वो स्टिफ हो जाती हैं। हाई मसल्स टेंशन आपका इसमें देखने को मिलेगा। हाथ है बिल्कुल आप इतने आसानी से मूव कर लेते हो, लेकिन जब वो स्टिफ हो जाएगा तो आप उसे कैसे चला पाओगे, हाथ को कैसे मूव कर पाओगे, ठीक है। तो इससे ऑकवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अजीब सा लगेगा इंसान चलता हुआ, हाथ पैर हिलाता हुआ, क्योंकि उसकी मसल्स क्या हो गई है, स्टिफ हो गई है, ठीक है। फिर है एथीटोसिस, ठीक है। एथीटोसिस में क्या होता है, आपका अनकंट्रोल्ड मसल्स मूवमेंट अनकंट्रोलेबली एंड अनकंसिस्टेंसी स्पीच इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो मसल्स मूवमेंट है वो कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, और इनकंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे कि जिनको पैरालाइज होता है उनकी जो चेहरे की मसल्स है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते, चेहरे के मसल्स को ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके चलते उनकी अजीब सी स्पीच निकल के आती है, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम पे डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होता है, आपको डिफ़िकल्टी कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, ठीक है। अटॉक्सिया में क्या होता है, अटॉक्सिया में पुअर बैलेंस है और अनयूजुअल क्लमसीनेस और डिफ़िकल्टी वॉकिंग, ठीक है। इसमें आपका बैलेंस सही नहीं बन पाता, ठीक है। क्लमसीनेस मतलब कि चलते हुए आप अजीब से लगोगे, उछल के चलोगे, ठीक है। और इसमें अटॉक्सिया में, ठीक है, आपका, और इसमें जो डिफ़िकल्टी वॉक में क्या होगी, आपको डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, टॉक्सिया है। टॉक्सिया में क्या है, बैलेंस गड़बड़ाएगा, आपका चलने में दिक्कत होगी। तो ये सब हमारा कहता है सेरेब्रल पैल्सी में था। तो स्पास्टिसिटी समझ में आ गया, आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। एथीटोसिस में आपका क्या है, मसल्स मूवमेंट कंट्रोल नहीं रह पाता, और टॉक्सिया में क्या है, आपका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर में आपके क्या कहेंगे, जब आपका इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ बाय स्पोकन और रिटन वर्ड, ठीक है, लिखे हुए अपनी फीलिंग को बोल करके या लिख
करके जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग को, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करके अपने जो हमारे दिमाग में होता है, मन में होता है, वो हम सामने वाले को बोल के बता देते हैं। लेकिन जो बोल ही ना पाए, जिसको बोलने में दिक्कत आए, तो वो क्या है, वो हमारे स्पीच डिसऑर्डर में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, हमारे स्पीच डिसऑर्डर में आते हैं। फिर है इसमें है एक आपका लिस्पिंग। लिस्पिंग में क्या है आपका, जिसमें हम वर्ड को क्या बोलते हैं, लिस्पिंग में। ठीक है, LISPING। ठीक है, लिस्पिंग प्रॉब्लम है इसके अंदर एक। इसमें क्या होता है, हम वर्ड जैसे डब्लू को आप क्या बोल दोगे, आर बोलोगे। हमेशा रेड की जगह आप क्या बोलोगे, रेड को वेड बोलोगे। ठीक है, रेड को आप हर जगह वेड बोलोगे। जहाँ भी डब्लू वर्ड आएगा, जहाँ भी डब्लू वर्ड आएगा उसको आर बोल दोगे। ठीक है, तो ये तो उल्टा लिख दिया है, वेड की जगह आप रेड बोलोगे। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया है। या फिर आर की जगह आप डब्लू लिख दो। ठीक है, आर की जगह आप डब्लू कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, आप रेड की जगह आप हमेशा रेड को वेड बोलोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, जब हम कुछ लेटर साउंड जो है सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि उस वाली मूवी है एक उसकी, राजकुमार राव की, तो वो बोलता है मैं हमेशा टॉ को टॉ बोलता हूँ, ऐसा कुछ उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि मैं तो बस एक ही कमी है जिसमें मैं टॉ को टॉ बोल देता हूँ, कुछ ऐसा सा है उस डायलॉग। तो वो क्या है, जब ये एक किसी अब हर वर्ड में जब भी वो अल्फ़ाबेट आएगा तो वो उसे उल्टा ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेटर जो है, लेटर साउंड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, फिर है स्लरिंग। स्लरिंग में क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट स्पीच ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ लिप्स, टंग एंड जॉ। ठीक है, इनडिस्टिंक्ट स्पीच में का मतलब क्या है कि आपकी जो लिप्स हैं, टंग्स हैं और जो जॉ है वो सही से काम नहीं करती, तो आपका क्या आएगा, जो स्पीच है वो सही नहीं आएगी। ठीक है, इनडिस्टिंक्ट स्पीच मतलब अजीब सी स्पीच आएगी, उसे क्या बोलते हैं, स्लरिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर है आपका स्टटरिंग और स्टैमरिंग। ठीक है, स्टटरिंग और स्टैमरिंग आपका जो आप हकलाते हो। ठीक है, हकलाने का मतलब क्या होता है, आपका जो रिपीटेड स्पीच है, एक वर्ड को आप लंबा सा हकला के बाहर निकालते हो। ठीक है, हकलाना आपने मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो हकलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, स्टैटरिंग यानी कि स्टैमरिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, क्लटरिंग क्या है, क्लटरिंग में होता है आपका रैपिड एंड कन्फ्यूज स्पीच। आप फटाफट 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 बोले जा रहे हो, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, आप आधे शब्द खा जा रहे हो, शब्द का एक दो अक्षर आपने खा लिए, दो बोल दिए। ठीक है, और अगला शब्द बहुत जल्दी शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं है कहाँ पहुँच लेना है, कहाँ आपको सामने वाले को रुकना है, वो समझ रहा है नहीं समझ रहा, बस आप फटाफट 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 बोले जा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका क्लटरिंग में आता है। ठीक है, स्लरिंग में क्या आएगा, इंडिस्टिंक्ट स्पीच, आपका लिप्स, टंग्स और जॉ जो है वो सही से नहीं यूज़ हो पा रहा, आपका जो भी आपके वोकल प्रोडक्शन के लिए जो पार्ट्स होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो जिसके चलते अजीब सा साउंड आएगा, इसको हम स्लरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पीच डिसऑर्डर में था। इसके बाद है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट है। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है, हाउ अ पर्सन परसीव एंड सोशलाइज विद अदर्स। ठीक है, पहले एक सीरियल भी आता था मेरी अंतरा करके, तो वो क्या है, वो ऑटिज्म था उस लड़की को। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटिज्म में क्या है आपका, माय नेम इज़ खान भी शायद ऑटिज्म का ही शिकार है। ठीक है, जो माय नेम इज़ खान में जो आपको शाहरुख खान में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत है कोई, हाउ अ पर्सन परसीव एंड सोशलाइज विद अदर, इसका भी रीज़न नहीं पता है, जैसे हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी का नहीं पता है ना, वैसे भी इसका भी नहीं पता है। ठीक है, रीज़न, हाउ अ पर्सन परसीव, कैसे जो व्यक्ति है वो किस तरीके से परसीव करता है चीज़ों को, और लोगों के साथ सोशलाइज होता है वो। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, कैसे वो लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करता है और कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ऑटिज्म के अंदर आएगा। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हम इसमें बोलते हैं, जिसके मतलब इसमें कोई ऑटिज्म है और एस्पर्गर सिंड्रोम है। एस्पर्गर सिंड्रोम में क्या होता है, अनसोशल बिहेवियर। आपने देखा होगा जो वो था शाहरुख खान था, वो किसी से आईज मिला करके बात नहीं करता था, वो देखता कहीं और था और बात कहीं और करता था। ठीक है, तो इसमें आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, अनसोशल बिहेवियर देखने को मिलता है जिनके अंदर ऑटिज्म होता है। ठीक है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर सबसे अलग अलग रहते हैं बच्चे, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इनमें देखने को मिलते हैं। तो इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ऑटिज्म तो ही है, इसके अलावा ये वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ऑटिज्म में क्या है, आपका सोशल इंटरेक्शन कम होगा, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, ये कुछ अलग ही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह शब्द जो है इनका अलग ही तरीके के होते हैं, अलग तरीके से बोलते जाएंगे। ठीक है, ऑटिज्म में सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लोगों से मिलना पसंद नहीं है, लोगों से बात करना पसंद नहीं होता, इन्हें देखते कहीं और हैं, बात कहीं और करते हैं, अलग ही तरीके से बात करते हैं, जैसे शाहरुख खान करता था उसमें। ठीक है,
कन्वर्सेशन प्रॉब्लम होता है इमोशनल शेयरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। कन्वर्सेशन नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे बातों को, ठीक है। इमोशनल और शेयरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं ये, फेशियल एक्सप्रेशन अलग टाइप के होते हैं इनके, ठीक है। चेहरा बात करते समय चेहरे के एक्सप्रेशंस भी अलग होंगे इनके, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। बार बार एक ही शब्द को बोलते जाएंगे, ठीक है। जैसे शाहरुख खान क्या करता था, एक ही शब्द को कई बार बोलता था, ठीक है। बिहेवियर इंटरेक्ट्स और ऑन और एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा ऑटिज्म में आता है। जिसने माय नेम इज शाहरुख खान नहीं देखी है वो देख लेना, बिल्कुल ऑटिज्म ही है उसमें, ठीक है। फिर है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आपने देखा होगा भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह बैठते ही नहीं है, एकदम भागते रहेंगे। थोड़ी 1 मिनट के लिए आए, कुछ काम किया, फिर वो काम को छोड़ के फिर भाग गए, ठीक है। तो वो क्या है, वो किस में आता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में आता है, ADHD। मतलब आपका एक तो अटेंशन भी डिफिसिट है, आप अटेंशन एक जगह अटेंशन भी नहीं दे पा रहे हो, और बहुत हाइपर एक्टिव भी हो। तुरंत ही आप दूसरा काम करोगे, नहीं ये कर रहे हैं, नहीं ये कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज से हाइपर एक्टिविटी वाले लोग इसमें आते हैं, ठीक है। मेडिकल कंडीशनिंग है ये, बहुत सीवियर होती है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, ठीक है। आपको सर पे मार दिया उसने, उसको समझ में नहीं आया कब आपने जो बोतल थी उसने आपके सर पे मार दी, ठीक है, क्योंकि हाइपर एक्टिव है ना वो। डिफरेंस इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन एक्टिविटी दैट इफेक्ट अटेंशन एंड एबिलिटी टू सिट स्टिल और सेल्फ कंट्रोल। मतलब दिमाग में कोई दिक्कत है जिसके चलते वो एक लंबे समय तक एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने एक्शंस को, ठीक है। अटेंटिव नहीं रह पाते, ये इजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं आसानी से। 1 मिनट के लिए आए, कुछ काम छेड़ा, वो काम 1 मिनट में छोड़ के भाग गए, ठीक है। ट्रबल करते हैं, रहते हैं, परेशान रहते हैं, कंफ्यूज अटेंशन नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन में इनको दिक्कत रहती है, और स्टेइंग ऑन टास्क, एक टास्क में लंबे समय तक टिके रहने में इनको दिक्कत आती है। काम फटाफट पूरा तो करना ही नहीं है, 2 मिनट का किया फिर आधा छोड़ के भाग गए, ठीक है। हाइपर एक्टिव रहते हैं, फेडिलिटी एंड रेस्टलेस रहते हैं, परेशान रहेंगे कि नहीं अब मैं ये कर लेता हूँ, नहीं मैं अभी ये कर लेता हूँ, ठीक है। ईजिली बोर्ड, एकदम से बोर्ड हो जाते हैं, ठीक है। स्टिल एंड स्टेइंग क्वाइट, ठीक है। स्टेइंग क्वाइट, ठीक है। स्टिल एंड स्टेइंग क्वाइट, फिर भी ये थोड़ा शांत रहते हैं, ठीक है। शांत रहने में भी इनको दिक्कत रहती है, ठीक है। इम्पल्सिव है, कैन नॉट वेट, ये बहुत लंबे समय तक चीज़ों का जैसे कि आपने देखा होगा कोई लाइन में खड़ा है, एकदम वो बेचैन सा होता रहता है, अरे यार कितना देर हो गई, कितनी देर हो गई। तो वो क्या है, वो कैन नॉट वेट, ठीक है, वेट नहीं कर पाते ये लोग। और स्टेइंग विदाउट थिंकिंग, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, ठीक है। बिना सोचे समझे कर देते हैं ये। इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देंगे ये, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम अभी हमने देखा था, मेंटल रिटार्डेशन का एक रीजन था ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका कोई जो आपका एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो टूटा हुआ होता है, तो जिसके चलते फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 जीन FXS में से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपके एक जीन होता है FXS, ठीक है। इसके चलते क्या हो सकता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है, इसके चलते क्या होते हैं, आपके चेंज वेरिएशन इन फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन जीन 1 जीन, ठीक है। तो एक जीन आपका पाया जाता है जिससे मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साइंस क्या क्या है, डेवलपमेंटल डिले है अगर आपके अंदर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है, चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हो, और सोशल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद है रेट सिंड्रोम, अलग है ये रेट सिंड्रोम, ठीक है। रेट सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी आपका जेनेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। क्या है, जेनेटिक, आपका जीन्स के अंदर ही है, दिमाग में कोई दिक्कत है, और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। डेवलपमेंट आपका सही से नहीं हो रहा है, जिनके अंदर रेट सिंड्रोम पाया जाता है, ठीक है। इफेक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट, ये क्या करता है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर स्किल एंड स्पीच, और धीरे धीरे आपका जो है मोटर स्पीच, यानी कि आप जो बोलते हो, जो स्पीच करते हो, जो मोटर स्किल्स हैं आपकी, हाथ पैर हिलाने की स्किल्स है, ये सब आपकी इफेक्ट होने लगती है रेट सिंड्रोम में, ठीक है। तो व्हील चेयर पर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। फिर ये क्या है, इसके बाद है प्राइमरी इफेक्ट गर्ल्स, ठीक है। ये क्या करता है, जनरली किसको इफेक्ट करता है, गर्ल्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एट प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एंड फर्स्ट 6 months जो है आफ्टर, देन साइन एंड सिम्टम अपीयर, ठीक है। जब डिलीवरी हो रही है तब तो ये बेबी जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, तब तो ये नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन 6 महीने के बाद इसमें ये वाले सिम्टम्स जो है दिखाई देने लगते हैं रेट सिंड्रोम के, ठीक है। स्लोड ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है। माइक्रोसिफिली इसमें देखने को मिलती है। माइक्रोसिफिली मतलब, सिफिली मतलब आपका जो सर होता है, ठीक है, उसको सिफिली बोलते हैं, और माइक्रो मतलब छोटा, आपका जो सर का जो कंकाल है वो छोटा हो जाता है, यानी कि हेड जो है वो छोटा
छोटा रह जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ नॉर्मल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपका जो नॉर्मल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा, आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। डिक्रीज एबिलिटी टू क्रॉल एंड वॉक प्रॉपरली, आप ना बहुत फिर आप जैसे चलना और जो आपकी चलने वाली प्रॉब्लम, चलते हो आप, चलना अचानक बंद कर देते हो, वॉक भी आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, बातें करने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आने लगती है। एबनॉर्मल हैंड मूवमेंट, एबनॉर्मल मतलब हाथ के मूवमेंट सही नहीं होते, अपने आप ही हिलते रहते हैं वो, ठीक है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे इन बच्चों को जिनके अंदर रैट सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है, उनके लिए बता रहे हैं हम ये, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर है टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम की अभी एक मूवी आई थी जिसमें वो रानी मुखर्जी को था, टोरेटी सिंड्रोम कुछ ऐसा नाम था उसका, उसमें उस मूवी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें उसकी गर्दन हिलती रहती है, उसको झटके लगते रहते हैं। टीचर बनी थी इसमें रानी मुखर्जी, तो उसको वो क्लास में जाती थी तो उसके कभी भी उसके ब्रेन में ना झटके आते थे, तो एक अजीब सा साउंड निकालती थी वो। रानी मुखर्जी की मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है उसका नाम। तो उसमें उसको जो प्रॉब्लम थी वो टॉरेट सिंड्रोम थी, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंडीशन ऑफ नर्व सिस्टम ट्विचेज मूवमेंट और साउंड दैट पीपल डू रिपीटेडली, मतलब इसमें आपके साथ खेला हो गया होता है, ठीक है। खेला कैसा हो गया होता है, आपके दिमाग के कुछ तार ना अपने आप मिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, आपके बॉडी से किसी भी तरीके का करंट जैसा आपको लगता रहता है बैठे बैठे, ठीक है। आप मीटिंग में बैठे हो, एकदम से आपके ब्रेन में तार हिल गए और एकदम से आपके जो करंट है वो आपको लग गया और आपके मुँह से अजीबो सी आवाज़ निकल गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कंडीशन ऑफ नर्व सिस्टम है। ट्विचेज मूवमेंट, कुछ अलग से मूवमेंट आते रहते हैं, साउंड्स आते थे और बार बार इंसान जो है वो करता रहता है, बड़ी मज़ेदार वो साउंड निकालती थी रानी मुखर्जी उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, सडनली ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है, और इसमें आप अपने आप ही अनवॉलेंट्री अपनी आंखें भी बंद करने लगते हो, अपने मुंह से साउंड भी निकलने लगता है। तो एक तरीके से जैसे आपका रोबोट है, रोबोट का ख़राब हो गया तो उसका कोई वायर ख़राब हो गया तो उसमें से एक अजीब सी आवाज़ नहीं आती, तो वैसे ऐसी आवाज़ आपके अंदर आती है, ठीक है। इसमें मोटर टिक्स और वोकल टिक्स दो चीज़ें हैं। मोटर टिक्स में आपका क्या है, एक तो आपका जैसे ब्लिंकिंग, मोटर मतलब आपके आई, आपकी जो बॉडी के मूवमेंट है वो इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे आंखें ब्लिंक करने लगोगे, आपके शोल्डर हिलाने लगोगे, शगिंग द शोल्डर और जर्किंग द आर्म्स, ठीक है, आपके शोल्डर अजीब सा शोल्डर हिलने लगेगा आपका, जर्किंग ऑफ एन आर्म, ठीक है, आर्म जो है वो मूव होने लगेंगे और ब्लिंकिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आंखें आप करने लगोगे, अपने शोल्डर हिलाने लगोगे, अपने हाथ आपके हिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपको टोरेट सिंड्रोम अगर आपको है तो, ठीक है। इसके बाद वोकल में आपका एक अजीब सा क्लियरिंग द थ्रॉट, ठीक है, आपको एक अजीब सी आवाज़ आपके मुंह से निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और एक अलग से साउंड या वर्ड जो है वो आपका फ्रेज जो है वो आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा, अजीब से मज़ेदार आवाज़ आती है। तो देख लेना, ये आपकी मूवी भी है, ध्यान नहीं आ रहा उस मूवी का नाम है, पर बड़ी अच्छी मूवी है, रानी मुखर्जी की करके डालना है टोरेट सिंड्रोम करके, तो वो निकल के आ जाएगी, उस मूवी को देखना, उसमें इसका पूरा सिंड्रोम अच्छे से बताया गया है। मैंने भी बल्कि उसी में देखा था, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई सिंड्रोम होता है, ठीक है। चलो, ये सब क्या हो गया, ये हमारे पूरे आज जो हमने ये पढ़े हैं ये हमारे चाइल्ड विद स्पेशल नीड का है, ठीक है। इसमें मेन मैंने पढ़ाया है, बाकी क्योंकि अभी आपका 22 में एग्जाम है तो जितना मैं पढ़ा पा रही हूँ मेन पॉइंट्स मैंने वो पढ़ाए हैं एचडी में। एचडी का सिलेबस जो है आज आपका कंप्लीट हो गया है, जितना भी मेन था। अभी हम इस पर बिल्कुल लॉन्ग डिटेल वीडियोज स्टार्ट करेंगे जब आपका ये वाला अगस्त वाला एग्जाम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी हम स्टार्ट करेंगे, एक तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दिसंबर के लिए, और साथ ही साथ हमने क्या स्टार्ट करना है, जो हमारा डिटेल सिलेबस है, ताकि आपका जो भी इसमें शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट में तो शॉर्ट नोट्स होते हैं, डिटेल सिलेबस में आपका जो शॉर्ट नोट्स में कवर नहीं हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। तो जैसे ही अब बस इसमें मेरे पास फूड और फूड और टेक्सटाइल 2 सब्जेक्ट रहने हैं, फूड भी आधा मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अब हम फूड भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, बचा हुआ जो है, और साथ ही साथ टेक्सटाइल भी मैं साथ में चलाऊँगी। तो अब आपका एचडी खत्म हो गया, एफआरएम खत्म हो गया, और आपका एफआरएम रिसर्च एचडी और एक और हुआ था आपका ख़त्म, कौन सा, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन भी मेन आपका बड़ा सब्जेक्ट है, वो भी आपका ख़त्म हो गया। अब हमारे सिर्फ फूड बचा है आधा और एक बचा है हमारा टेक्सटाइल, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।